गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे साइंस का क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे थे। हम लोग ने पिछले वीडियो में 6 वीडियो में हम लोग देखा था 90 क्वेश्चंस तक देखा था। हम लोग का टारगेट था 100 क्वेश्चंस को देखना। उसके बाद फिर हम लोग शेड्यूल बनाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। चलिए, वैसे स्टूडेंट जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तभी आप लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का 91 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? मानव नेत्र लेंस कार्य करता है ना, उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, बेलनाकार लेंस की तरह या इनमें से कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र किसकी तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह। आपका आंसर ए हो जाएगा सही। चलिए, इससे संबंधित कुछ और हम लोग लिख लेते हैं, आप लिख लीजिएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर में आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो लेंस कार्य करता है मानव नेत्र का, है ना, मानव नेत्र, ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र जो होता है वो कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है ना, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, ये होता कैसा है? तो पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। आपसे बुने बता देगा कि मानव नेत्र लेंस जो होता है वो बना होता है क्या चीज का? तो आप लिख लीजिएगा, ये प्रोटीन का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका अपवर्तनांक लिख लीजिएगा, है ना। अपवर्तनांक कितना होता है ना। तो लगभग जो पानी के अपवर्तनांक होता है उसके बराबर होता है। इसका अपवर्तनांक 1.39 के बराबर होता है। और जल का जो अपवर्तनांक होता है वह कितना होता है? 1.33 होता है ना। चलिए, नेत्र लेंस अपना, नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस अपना, है ना, समंजन क्षमता, है ना, समंजन क्षमता कितना बढ़ा सकता है? ये समंजित कितना कर सकता है? तो 2.5 सेंटीमीटर। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, नेत्र लेंस लटका हुआ है किसके साथ, है ना, नेत्र लेंस लटका रहता है किसके सहारे? तो आप लिख लीजिएगा सीलियरी पेशियां के साथ, है ना, सीलियरी पेशियां के सहारे ये क्या होता है? लटका हुआ रहता है। ये रहता कहाँ है ना, ये रहता कहाँ? तो हमारी आंख में, है ना, पुतली के पीछे रहता है ना, पुतली के पीछे रहता है। कहाँ रहता है? पुतली के पीछे रहता है। आप लिख लीजिएगा, है ना, नेत्र लेंस, है ना, लेंस अगर क्या हो जाए? धुंधला हो जाए, है ना, धुंधला हो जाए या दुधिया हो जाता है, दुधिया हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? मोतिया बिंद होती है। कौन सी बीमारी होती है? मोतिया बिंद। और ऑपरेशन किसका किया जाता है? ऑपरेशन अगर आंख में किया जाता है तो मोतिया बिंद का किया जाता है और नेत्र दान में कॉर्निया का दान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। और आप लिख लीजिए, अगर नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा, है ना, नेत्र लेंस क्या हो जाए? मोटा हो जाए, आवश्यकता से अधिक क्या हो जाए? मोटा हो जाए, तो हो जाता है निकट दृष्टि दोष, है ना, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। लेकिन अगर यह क्या हो जाए? नेत्र लेंस, है ना, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाए तो कौन सा बीमारी हो जाती है? दूरदृष्टि दोष, है ना, दूर दृष्टि दोष हो जाती है। और इसकी समंजन क्षमता, है ना, समंजन क्षमता, है ना, समंजन क्षमता क्या होती है? घट जाती है। तो कौन सी बीमारी हो जाती है? जरा दृष्टि दोष हो जाती है ना। कौन बीमारी हो जाती है? जरा दृष्टि दोष हो जाती है। और नेत्र प्रतिबिंब, यहीं पे मैं लिख देता हूं, ये प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो आप लिख लीजिएगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? तो वास्तविक बनाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है और वस्तु से छोटा बनाता है ना। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 92 आपका क्या दिया गया है? नेत्र लेंस अपना प्रतिबिंब बनाता है ना। एक नंबर में दिया है वास्तविक, बी नंबर में दिया है काल्पनिक, और सी नंबर में आपका दिया सीधा, डी नंबर में दिया है नन। अभी मैंने बताया कि नेत्र लेंस प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वास्तविक बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है ना, और वस्तु से छोटा होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर में हो जाएगा, है ना, वास्तविक बनाता है। चलिए, तो नेत्र लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक बनाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना,
नेत्र लेंस जो होता है, अभी मैंने बताया था कि नेत्र लेंस जो होता है कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है जो प्रोटीन का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिबिंब अपना कहाँ बनाता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ बनाता है, रेटिना पर। कैसा बनाता है, तो वास्तविक होता है ना। और प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा और इससे संबंधित कुछ बातें आप लिख लीजिए, है ना। नेत्र लेंस, ध्यान दीजिएगा, ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, है ना, और रेटिना के बीच ध्यान दीजिएगा एक द्रव भरा रहता है ना, एक द्रव भरा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, कच्चाव द्रव कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, है ना, क्या कहते हैं हम लोग इसे, है ना, जिसे हम लोग, है ना, कच्चाव द्रव कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ना, विट्रियस ह्यूमर, है ना, विट्रियस ह्यूमर, VH कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये द्रव होता कैसा है, VH की मैं बात कर रहा हूं। VH होता कैसा है, तो पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी होता है ना। और कैसा होता है, रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता, और जेली जैसा होता है ना, जेली जैसा होता है। ध्यान दीजिएगा, एक और पॉइंट आप लिख लीजिएगा, नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच, है ना, कॉर्निया के बीच भी एक द्रव भरा रहता है ना, जिसका नाम क्या है, नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एच कहते हैं। क्या कहते हैं, एच कहते हैं। इसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं ना, एक्वस ह्यूमर, है ना, एक्वस ह्यूमर। ध्यान दीजिएगा, आपके आंख में जो आंसू बनता है, आंसू बनता है, वो किससे बनता है, एच के कारण से ही बनता है। आंसू जो बनता है एच के कारण से ही बनता है। ये जो द्रव होता है, ये जो आपका द्रव होता है, एच जो द्रव होता है, वो क्या होता है, यह भी पारदर्शी होता है ना, और नमकीन होता है। तो आंसू कैसा होता है, नमकीन होता है। इसका अपवर्तनांक लगभग जल के अपवर्तनांक के बराबर होता है, 1.33। आपसे पूछेगा आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। मैं आंसू की बात कर रहा हूं, आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। रेटिना में क्या होते हैं, रेटिना में 2 प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं, है ना, कोशिका पाए जाते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, रड कहते हैं, यानी कि छड़ सेल कहते हैं, है ना। और ये छड़ सेल किसके लिए होता है, तो ध्यान दें, प्रकाश, प्रकाश की तीव्रता, है ना, प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायित्व होता है। अगर आपका छड़ सेल खराब हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, रतौंधी हो जाती है। आप ध्यान रखिए, है ना। दूसरा होता है आपका कोन सेल होता है ना, कोन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शंकु होते हैं। ये प्रकाश के रंग के लिए होता है ना, प्रकाश की रंग के उत्तरदायित्व होता है। इसमें खराब होने के कारण से कौन सी बीमारी होती है, तो कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस में। और कलर ब्लाइंडनेस में ध्यान दीजिएगा, किस रंग का, है ना, रंग का क्या नहीं करता है, पहचान, है ना, रंग की पहचान नहीं कर पाता है। तो आप लिख लीजिएगा, लाल और हरा रंग, लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है। एक पॉइंट और आप लिख लीजिएगा, ये क्या होता है, पुरुषों में होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पुरुषों में होने वाला रोग है ना, पुरुषों में होने वाला रोग है ना। महिला इसका सिर्फ क्या होती है, महिला क्या होती है, वाहक होती है। महिला क्या होती है, इसका वाहक होती है। आप इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 93 आपका क्या दिया, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है ना। ऑप्शन नंबर ए 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर हो गया सी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे पहले आप ये समझिए, ग्रंथि, है ना, ग्रंथि तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है ना, और एक क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो बाह्यस्रावी से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है ना, और इससे क्या निकलता है,
हार्मोन निकलता है। ध्यान दीजिएगा, जो हार्मोन होता है ये ब्लड से क्या करते हैं, टच करते हैं, और एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड से टच नहीं करते हैं। समझिएगा, तो आपका जो लार ग्रंथियां है, ध्यान दीजिएगा, लार ग्रंथियां जो है ना, ये पाया कहाँ जाता है, तो हमारे मुख्य गुहा में पाया जाता है ना। इसकी संख्या होती है कितनी, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ध्यान दीजिएगा, पहला है ना पैरोटिड, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, है ना, पहला है ना पैरोटिड, दूसरा नंबर में हम इसको कहते हैं सब मैंडिबुलर, ध्यान दीजिएगा, और तीसरा आपका होता है सबलिंगुअल, है ना, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। ध्यान दीजिएगा, 3 जोड़ी होती है ना। हमारे क्या होती है, हमारे की ग्लैंड जो होती है, एक इधर होती है ना, एक नीचे होता है और एक यहाँ होता है ना, एक इस साइड भी 3 होता है, इस साइड भी 3 होता है। टोटल कितने जोड़ी होता है, आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 3 जोड़ियां लार ग्रंथियां होती है। ध्यान दीजिएगा, इसे निकलता है क्या, तो एंजाइम निकलता है ना, एंजाइम निकलता है। कौन सा एंजाइम निकलता है, तो एमाइलेज एंजाइम निकलता है ना, एमाइलेज एंजाइम निकलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉयलिन भी कहते हैं। अच्छा, इस एंजाइम का कार्य क्या है, ध्यान दीजिएगा, कार्य क्या है, तो ये क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को, ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट को, है ना, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट का क्या करती है, पाचन करती है और तोड़ देती है किसी में, ग्लूकोज में, है ना, किसमें तोड़ देती है, ग्लूकोज में तोड़ती है। ध्यान दीजिएगा, पूरा नहीं, आंशिक तोड़ती है ना। आपसे पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कहाँ होता है, तो आप लिख लीजिएगा, कहाँ होती है, हमारी मुख्य गुहा में होती है। ध्यान दीजिएगा, लार में लगभग, ध्यान दीजिएगा, 99% क्या होता है बाबू, तो पानी होता है। लार में 99% क्या होता है, पानी होता है। इसका पीएच मान लगभग 6.8 औसतन होता है ना, 6.8 क्या होता है, औसतन इसका पीएच मान होता है। हम मनुष्य, है ना, एक वयस्क मनुष्य लगभग कितना, तो 750 ml लार, है ना, प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन क्या करता है, स्रावित करता है ना, 750 दिन। ध्यान दीजिएगा, जानवरों में खास करके, है ना, जानवरों में, है ना, जानवरों के लार में, है ना, हम लोग में भी पाया जाता है, जानवरों के लार में ज्यादा मात्रा में आप देखे होंगे, है ना। एक पाया जाता है पदार्थ जिसका नाम है लाइसोजाइम, है ना, लाइसोजाइम, है ना। आप देखते होंगे, जानवर को कहीं पे कट छट जाता है या किसी कारण से होता है, तो अपने क्या करते हैं, मुंह से उसे पूरा चाटती है ना, जिसके कारण से उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, एक ऐसा एंजाइम पदार्थ पाया जाता है जिस पनप रहे जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको क्या करती है, नष्ट कर देती है ना। तो आप लिख लीजिएगा, जानवर के लार में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है ना, जिसको क्या करती है, चाटने से, है ना, चाटने से क्या करती है, घाव भर जाता है। क्या होता है, घाव भर जाता है। हम लोग को लगता है ना कि ये जानवर चाट चाट करके क्या कर रहा है, अपने जख्मों को बढ़ा लेता है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 94 में आपका क्या दिया गया, पित्त स्राव करता है, यानी कि पित्त का स्राव करता है, कौन करता है, ये पित्त का स्राव कहां से होता है ना। ए नंबर में आमाशय, बी नंबर में यकृत, सी नंबर में किडनी, डी नंबर में लार ग्रंथि। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर में यकृत, यानी कि लीवर से इसका स्राव होता है। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा, है ना। चलिए ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर में। ध्यान दीजिएगा, यकृत, है ना, यकृत यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। तो ये लीवर सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना, सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। ये ग्रंथि में भी कैसी ग्रंथि है, तो आप लिख लीजिएगा बाह्य ग्रंथि है। लेकिन दोनों में से सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछेगा तो कौन है, यकृत है। आपसे पूछेगा कोशिका विभाजन, ध्यान दीजिएगा, कोशिका विभाजन सबसे फास्ट किसका होता है, सबसे तेज किसका होता है, तो यकृत का होता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं छिपकली का अगर पूंछ कट जाता है तो अपने से निकल जाता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में, है ना,
हमारे शरीर में सबसे फास्ट अगर यकृत का कोई भी सेल अगर कट जाए, टूट जाए, अगर कहा जाता है कि अगर आधा भी अगर यकृत कट जाए, है ना, लीवर कट जाए, तो उसका सेल अपने आप बन जाता है, इतना फास्ट होता है। और सबसे कम अगर आपसे पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका न्यूरॉन का हो जाएगा, यानी कि माइंड का हो जाएगा। इसीलिए कहता है, कभी भी कहता है कि माथे पे चोट नहीं लगाना चाहिए, या किसी को मारो पीटो लड़ाई झगड़ा करो तो बॉडीज में जितना भी मार दो, लेकिन हेड पर नहीं, है ना, क्योंकि हाफ मर्डर, क्योंकि पता है कि अगर एक बार इसका सेल डेड हो गया तो 99% इसका जो सेल होता है वो क्या होता है, रीजनरेट नहीं होता। इसीलिए कहता है कि हेड इंजरी करने के लिए नहीं, आप माथे पे किसी को नहीं मारिए, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए हम कुछ लिख लेते हैं। कोशिका विभाजन सबसे तेज किसका होता है, तो यकृत का होता है। ध्यान दीजिएगा, पित्त का, है ना, पित्त का स्राव कौन करता है, पित्त का स्राव कौन करता है, तो आपको पता है यकृत करता है। लेकिन ये जमा कहां होता है, यहीं पे हम लिख लेते हैं। आपसे पूछेगा पित्त जमा कहां होता है, तो पित्ताशय में होता है। कहां होता है, पित्ताशय में होता है। ये पित्त है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, पित्त एक क्या होता है, क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है, एक क्षारीय द्रव होता है, जिसका रंग कैसा होता है, गहरा हरा रंग का होता है। क्या होता है, गहरा हरा रंग का होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, और आप आगे लिख लीजिए, ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, तो ध्यान दीजिए, अमाशय में, है ना, अमाशय में जो भोजन का स्वरूप होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा, भोजन का जो स्वरूप होता है वह कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। कारण क्या है, HCl के कारण से, HCl के कारण से। और इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम। यहीं पर ध्यान दीजिएगा, मुंह में जो हम लोग रोटी लेते हैं, रोटी चबाने के बाद, है ना, निगलने के पहले जब तक के मुंह में रहता है, जैसे जानवर के जो हम लोग कौरी कहते हैं ना, तो जब तक के हम मुंह में रोटी चबाते हैं, जब तक निगलने के पहले, वो क्या कहलाता है ना, तो बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है, बोलस। और हमारे जब अमाशय में जब तक के रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। तो ये काइम का आपका स्वरूप पूछेगा तो कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या करती है ना, कहाँ चली जाती है, छोटी आंत में, है ना, पित्त कहाँ चली जाती है, छोटी आंत में। और इसकी अम्लीयता को क्या करती है, अम्लीयता को क्या करती है ना, समाप्त कर देती है। अम्लीयता को समाप्त कर देती है और बना देती है कैसा, क्षारीय बना देती है। पूछेगा छोटी आंत में भोजन का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, क्षारीय। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, चाइल। ये कई एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ताकि अग्रनाशय रस से आने वाले एंजाइम इस पे लाइपेज हो, ट्रिप्सिन्स हो, एमाइलेज हो, इस पे आसानी से कार्य कर सके। ध्यान दीजिएगा, आपसे ये भी पूछता है कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है बाबू, तो आप लिख लीजिएगा, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत के किसमें होता है, इलियम में होता है। छोटी आंत के इलियम में होता है, इलियम के बिलाई में होता है। और भोजन का पूर्ण पाचन आपसे पूछ देगा, तब पर भी आप क्या लिखिएगा कि छोटी आंत में ही होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दें, 95 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, विद्युत उत्पादन में किया जाता है, स्पेस रिसर्च में किया जाता है, युद्ध क्षेत्र में किया जाता है, या इनमें से सभी ऑल में किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग या नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा भी इसको हम कहते हैं, है ना, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो इन सभी में किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा डी। समझिएगा, नहीं दिख रहा है, चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सबसे पहले आप ये समझिए, ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया, है ना। तो नाभिकीय अभिक्रिया का खोज किसने किया, है ना, नाभिकीय अभिक्रिया का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। किसने किया, रदरफोर्ड ने। कब किया, तो 1919 ईस्वी में किया था। और नाभिकीय अभिक्रिया से संबंधित, नाभिकीय अभिक्रिया से संबंधित या परमाणु ऊर्जा से संबंधित आइंस्टीन ने, ध्यान दीजिएगा, है ना, आइंस्टाइन ने, है ना, एक सूत्र दिया था, है ना, एक सूत्र दिया था, उसका नाम है E बराबर mc²। ध्यान दीजिएगा, है ना, जहां E बराबर क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी, M बराबर क्या होता है, मास, और C बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। आप याद रखिएगा, E बराबर mc² किसने दिया था, आइंस्टाइन ने। क्वेश्चन कई एक बार
पूछता है। और नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है, नाभिकीय अभिक्रिया, इसका नाम है परमाणु अभिक्रिया भी। ध्यान दीजिएगा, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के एक होते हैं। एक होते हैं नाभिकीय संलयन होता है और एक होता है नाभिकीय विखंडन। आपसे पूछेगा कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया किसमें किसमें होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना। सूर्य में कैसी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। और हाइड्रोजन बम की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बम की बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन बम में कैसी अभिक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है, सूर्य में क्या होता है? सूर्य में आपका लगभग तो 76% आपका क्या है? हाइड्रोजन है, आप याद रखिएगा। और आपका 26% क्या है? हीलियम है। तो सूर्य में क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, है ना। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। पहला, है ना, प्रोटियम होता है, प्रोटियम होता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है, जिसमें क्या होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और तीसरा क्या होता है? है ना, ट्राइट्रियम होते हैं, ट्राइट्रियम, जिसमें क्या होते हैं? 3 न्यूट्रॉन होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं दूसरा की, ड्यूटेरियम की बात कर रहा हूं। इसमें क्या होते हैं, है ना, 2 आपका हाइड्रोजन क्या होता है? जुटता है, 2 हाइड्रोजन जुटता है और क्या करता है? एक हीलियम का निर्माण करता है। हीलियम के परमाणु क्रमांक 2, है ना, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, द्रव्यमान 3। और इस द्रव्यमान में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। क्या होते हैं? एक न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं? मुक्त होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? विपुल मात्रा में एनर्जी मुक्त होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। आप तुलना कीजिए, ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम अगर कोयला को जलाया जाता है ना, 1 ग्राम अगर कोयला को जलाया जाता है तो लगभग 355 क्या होगा? आपका जूल ऊर्जा मिलता है। लेकिन एक अगर आपका 2 अगर क्या जुटता है? आपका हाइड्रोजन जुटता है तो लगभग आपका 62 गुने 10⁻9 जूल ऊर्जा मुक्त होता है। इसी कारण से हमारा सूर्य क्या होता है? एकदम जलता हुआ आग का गोला। और सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। इसमें हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। 2 हाइड्रोजन परमाणु जुट करके, और भी हाइड्रोजन का कौन सा? ड्यूटेरियम वाला। 2 हाइड्रोजन परमाणु जुट करके एक हीलियम का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए, और 1-2 पॉइंट आप लिख लीजिए, है ना, नाभिकीय, चलिए इधर यहीं पर लिख दूं, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, है ना। विखंडन की अभिक्रिया किसमें होती है? ध्यान दीजिएगा, विखंडन की अभिक्रिया किसमें होती है? तो विखंडन की अभिक्रिया, ये हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम में, ध्यान दीजिएगा, परमाणु बम में कैसी अभिक्रिया होती है? आपसे पूछेगा हाइड्रोजन बम में तो आप लिखिएगा संलयन, और परमाणु बम में तो विखंडन। और आपका जो रिएक्टर होता है, परमाणु रिएक्टर जो होता है ना, जिससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो परमाणु रिएक्टर में क्या होती है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होता है। आपसे ये पूछता है कि परमाणु रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लिख लीजिएगा यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है ना, यूरेनियम 235, है ना, 235 यूरेनियम, परमाणु क्रमांक कितना? 92, है ना। यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। आपसे ये भी पूछता है कि इसमें विमंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, या मंदक के रूप में किसका क्या आता है? तो बोरॉन का छड़ का प्रयोग किया जाता है, या भारी जल का प्रयोग किया जाता है, या कैडमियम का प्रयोग किया जाता है ना, या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इन चारों का, बोरोन का, भारी जल का, कैडमियम का और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे पहला कहां बनाया गया था, तो आप लिख लीजिएगा, रिएक्टर जो बनाया था तारापुर में, है ना। ये पूछता तारापुर रिएक्टर कहाँ है, तो आप लिख लीजिएगा महाराष्ट्र में है ना। फिर आपका कहाँ है? आपका, है ना, राजस्थान में भी है, आपका राजस्थान के कोटा में है। फिर आपका कहाँ है? कलपक्कम पूछता आपका, कल, है ना, पक्कम कहाँ है? आप तो लिख लीजिएगा, आप कर्नाटक में है ना, कहाँ है? कर्नाटक में है ना, तमिलनाडु कर्नाटक में। एक और आपसे पूछा ननौरा, है ना, ननौरा, है ना, परमाणु रिएक्टर संयंत्र कहाँ है, तो आप लिख लीजिएगा ननौरा आपका यूपी में है ना, कहाँ है? यूपी में है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर आगे देखते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 96 में आपका क्या दिया, निम्न में कोयला के सर्वोत्तम रूप है। ए नंबर में पिट, बी नंबर में लिग्नाइट, सी नंबर में आपका दिया है विटुमिनस और डी नंबर में दिया है एंथ्रासाइट। तो सबसे अच्छा कोयला कौन है, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगी वो सबसे अच्छा कोयला होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा डी, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। तो एंथ्रासाइट, है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। सबसे पहले ये समझिए आप कोयला क्या है ना। कोयला क्या है, ध्यान दिया, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है ना। जीवाश्म ईंधन हम लोग उससे कहते हैं जो जीव जंतुओं के मरने सड़ने गलने से बाद प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कोयला बनता है, ये किससे बनता है ना। कोयला बनता है तो किससे बनता है, तो आप लिख लीजिएगा पेड़ पौधों के, है ना। पेड़ पौधों के ये क्या होते हैं, जीवाश्म हो जाते हैं, जो लाखों करोड़ों वर्ष के बाद क्या होता है, पृथ्वी के अंदर किसी कारणवश, है ना, भूकंप के कारण से दब जाने के कारण से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप दाब के कारण से क्या बन जाता है, कोयला में परिवर्तित हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोयला में होता क्या है ना। कोयला में क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कोयला में कार्बन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोयला में कार्बन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। ध्यान दीजिएगा, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, कोयला के प्रकार कितने हैं, है ना। तो आप लिख लीजिएगा, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला है ना एंथ्रासाइट, है ना, एंथ्रासाइट। ध्यान दीजिएगा, ये कहलाता है सबसे अच्छा कोयला, है ना। सबसे अच्छा कोयला अगर आपसे पूछ देगा तो कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। ये क्या होते हैं, धुआं रहित होता है, धुआं रहित होता है, यानी कि इसका धुआं नहीं निकलता है और इसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है लगभग 90% से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। हालांकि इस कोयला का उपयोग नहीं के बराबर किया जाता है, और अगर हम लोग करते भी हैं तो किसमें करते हैं, है ना, कोक बनाने में, है ना, कोक बनाने में प्रयोग करते हैं, और उस कोक का हम लोग क्या करते हैं, भट्टियों में यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरा आपका होता है बिटुमिनस होता है। कौन होता है, बिटुमिनस कोयला होता है, जिनमें से यह भी आपका क्या है, एक अच्छे कोयला में आता है, जिनमें लगभग आपका क्या होता है 80% से 90% तक का आपका क्या रहता है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा होता है, और इसका उपयोग कोक बनाने में किया जाता है। और कोक का उपयोग किसमें किया जाता है, भट्टियों में किया जाता है। जैसे सोना वगैरह ये सब जो गलाने का कार्य होता है, अगर कोयला से गलता है तो उसमें हम लोग इस्पात की भट्टियों में, है ना, या फिर विद्युत का उपयोग बनाने में हम लोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो बिटुमिनस का प्रयोग करते हैं। तीसरा आपका कोयला होता है लिग्नाइट कोयला होता है ना, लिग्नाइट कोयला होता है। इस कोयला में थोड़ा बहुत धुआं निकलता है, और इसमें आपका लगभग 60 से 70% क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। इसका रंग क्या होता है, भूरे रंग का होता है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। और विद्युत ऊर्जा संयंत्र में, है ना, विद्युत ऊर्जा संयंत्र में इसी कोयला का प्रयोग किया जाता है ना, विद्युत ऊर्जा संयंत्र में। और चौथा प्रकार के आपका जो होता है पिट होता है, जो क्या होता है, सबसे खराब कोयला होता है ना, सबसे खराब कोयला होता है। ये क्या होता है, धुआं सहित होता है। क्या होता है, धुआं सहित। इसको जलाने पर अत्यधिक मात्रा में धुआं होता है। हम लोग जो खाना बनाने के लिए जिस कोयला का प्रयोग करते हैं वो आपका किस कोयला का प्रयोग करते हैं, खाना बनाने में हम लोग तो पीट का प्रयोग करते हैं। आप देखते होंगे ईंट का जो भट्ठी होता है ना, ईंट उद्योग में जो भट्ठों में प्रयोग किया जाता है वो कौन सी कोयला का उपयोग किया जाता है, पीट का उपयोग किया जाता है। और इससे क्या होता है, बहुत धुआं देता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, बहुत हानिकारक होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 96 में क्या दिया गया है, 97 है ना, नर जनन अंग के भाग नहीं है ना, नर जनन अंग के भाग नहीं है। ए नंबर में आपका दिया है ब्रिसन, बी नंबर में आपका दिया है सीसन, है ना, पेनिस, और सी नंबर में आपका दिया गया है गर्भाशय यूट्रस, और डी नंबर में दिया है आपका शुक्राशय, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, गर्भाशय नर जनन अंग भाग नहीं है, ये क्या होता है, मादा जनन अंग भाग होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गर्भाशय, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नर, ध्यान दीजिएगा,
नर में होता क्या है, तो याद रखिएगा लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। नर में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। और नर जनन अंग जो होते हैं, नर जनन अंग, ध्यान दीजिएगा, क्या निर्माण करते हैं? क्या निर्माण करते हैं? तो नर युग्मक का, है ना, नर युग्मक का। उस नर युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु। क्या कहा जाता है? शुक्राणु। ध्यान दीजिएगा, ये शुक्राणु बनता कहाँ है? तो शुक्राणु बनता कहाँ है? आप लिख लीजिएगा, शुक्राणु बनता कहाँ है? वृषण में बनता है। कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। वृषण कितने होते हैं? तो एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। और ये वृषण कहाँ रहता है? वृषण कहाँ रहता है? ध्यान दीजिएगा, कहाँ रहता है? तो शरीर के बाहर, है ना, शरीर के बाहर लटका हुआ रहता है ना। क्यों रहता है शरीर के बाहर? क्यों रहता है? तो ध्यान दीजिएगा, वृषण में जो शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, उसके निर्माण के लिए बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी शुक्राणु का निर्माण होगा, जिंदा रहेगा। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर लगभग कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा तो शुक्राणु जितना भी निर्माण होगा वो सब क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। इसीलिए वो बॉडीज के बाहर रहता है। आप लिख लीजिएगा, है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कितना कम होनी चाहिए, तो 2 से 3, तो लगभग आपका 33 से 35 डिग्री सेल्सियस अगर आपका रहे, है ना, तभी उस शुक्राणु का निर्माण अच्छे तरीके से हो पाता है। ये तो आपकी बात हो गई, शुक्राणु की हो गई। चलिए हम लोग और इसका भाग देख लेते हैं, आपका अधिवृषण, है ना, अधिवृषण। तो ध्यान दीजिएगा, अधिवृषण में आपका क्या होता है? शुक्राणु, शुक्राणु जाकर के क्या होता है? जमा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा शुक्राणु जमा कहाँ होता है, तो अधिवृषण में होता है। उसके बाद हम आते हैं शुक्राशय। ध्यान दीजिएगा, शुक्राशय, शुक्राशय। तो शुक्राशय में क्या होता है ना, एक द्रव निकलता है। क्या निकलता है? एक द्रव निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्राशय द्रव कहते हैं। ये होता कैसा है? तो दूधिया रंग का होता है। और जब ये क्या होता है? शुक्राणु से मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा, शुक्राशय जो दूधिया रंग का होता है, दूध के रंग का होता है, व्हाइट होता है, जब शुक्राणु से मिल जाता है तो किस चीज का निर्माण होता है? व्री का निर्माण होता है, सीमेन का निर्माण होता है, जो क्या होता है? गाढ़े करने का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, एक होता है शुक्र वाहिका, है ना, शुक्र वाहिका। तो वृषण से, है ना, शुक्राणु को लेकर के कौन जाता है? वृषण टू शुक्राणु को कौन लेकर के जाता है? शुक्र वाहिका लेकर के जाता है ना। और वो कहां तक ला करके छोड़ देता है? तो शुक्राशय तक जाकर के ये छोड़ देता है। उसके बाद आपका एक ग्लैंड और आता है, आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, है ना, पुरस्थ ग्रंथि होता है ना, पुरस्थ ग्रंथि होता है। ये क्या करती है? एक द्रव रिलीज करती है ना, एक द्रव रिलीज करती है ना, जो कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा द्रव होता है? क्षारीय द्रव होता है। ये क्षारीय द्रव क्या करती है? जो फीमेल का वैजिना होता है ना, तो फीमेल के वैजिना में, है ना, कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो इसका क्षारीय और उसका अम्लीय, है ना, दोनों मिलने के बाद क्या हो जाते हैं? है ना, उदासीन हो जाते हैं, यानी कि उसकी उदासीनता आ जाती है। वो ना तो क्षारीय रह पाता है, ना तो क्या होता है? अम्लीय रह पाता है। एक पॉइंट और आप लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉपर ग्रंथि, है ना, कॉपर ग्रंथि होता है, कॉपर ग्रंथि पाया जाता है ना। ये क्या करती है? यह एक सफेद, है ना, द्रव्य की तरह क्या करती है? एक सफेद द्रव्य की तरह लिक्विड रिलीज करती है, जो क्या करती है? चिकनाहट प्रदान करता है। क्या करता है? चिकनाहट प्रदान करता है। इसके अलावा होता है, क्या चीज होता है? शीशन होता है ना। शीशन के बारे में आपसे पूछता है, ये क्या होता है? बाह्य जनन अंग होता है ना। मेल का ये क्या होता है? बाह्य जनन अंग होता है। आपसे पूछेगा निषेचन, है ना, निषेचन क्रिया में, निषेचन क्रिया में, है ना, कौन सा भाग लेता है? तो पेनिस भाग लेता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पेनिस, शीशन का अग्रभाग क्या कहलाता है? तो आप लिख लीजिएगा, ग्लांस कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्रभाग ग्लांस कहलाता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 98,
परिवार नियोजन के क्या उपाय हो सकते हैं? ए नंबर में कॉन्डोम का इस्तेमाल, बी नंबर में गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल, सी नंबर में नसबंदी व वंध्याकरण और डी नंबर में सभी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल। सबसे पहले ये समझिए कि परिवार नियोजन होता क्या है। परिवार नियोजन का मतलब होता है परिवार की जनसंख्या को कम करना, परिवार को सीमित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है ना। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन यानी कि शॉर्ट में आप कह सकते हैं परिवार को सीमित करना, परिवार को सीमित करना, है ना, क्या कहलाता है? परिवार नियोजन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, परिवार नियोजन अपनाने वाला भारत पहला देश है। परिवार नियोजन, है ना, कब अपनाया भारत? तो 1951 में अपनाया। यानी कि उसने कहा था कि हम ज्यादा बच्चे नहीं करेंगे, है ना। आप देखते होंगे इस प्रकार से ट्रक में आपका एक त्रिकोण लगा होता है, इस प्रकार से लाल रंग के होता है, कहीं पे परिवार नियोजन का ये सिंबल होता है। आपसे पूछेगा परिवार नियोजन का नया नाम क्या है ना, इसका नया नाम क्या बना दिया गया? तो आप लिख लीजिएगा परिवार कल्याण रख दिया है। इसका नया नाम हो गया परिवार कल्याण हो गया। यानी कि परिवार के कल्याण के लिए, है ना, बच्चे 2 ही होते हैं अच्छे। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, है ना। हमारे देश में क्या है, या हम लोग का साथ आज तो थोड़ा सा जो पढ़े लिखे आज जनसंख्या बढ़ रही है तो इस बात को समझते हैं। लेकिन होता है क्या चीज कि हमें बेटा चाहिए तो चाहिए, और बेटे के चाह में क्या करते हैं, 4-5 बेटियां हो जाती, 4-5 बच्चे हो जाते हैं, है ना। बेटा हो या बेटी, है ना, आप वही अच्छे होते हैं। आप उसको पढ़ाइए लिखाइए सारा कीजिए, बहुत अच्छे होते हैं, है ना। कहीं पर कोई भेदभाव नहीं है। इन चीज बात को समझना चाहिए हम सभी लोगों को, लेकिन नहीं समझते हैं। चलिए हम लोग को जो पढ़ना है उसके बारे में देख लेते हैं, है ना। चलिए इसके उपाय क्या क्या चीज हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपका पहला उपाय मैं बताता हूं, आत्मसंयम, है ना। आत्मसंयम, है ना। आत्मसंयम कहने का मतलब हुआ कि फीमेल में जब क्या हुआ, अंडो उत्सर्ग की बात हो, है ना, अंडो उत्सर्ग की बात हो, यानी कि अंडा उत्सर्ग कब होता है? तो एमसी के 14वें दिन होता है। तो अगर इसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो तो हम क्या करें, कोपुलेशन नहीं करेंगे, मैथुन क्रिया नहीं करेंगे, तो क्या होगा, बच्चे होंगे, गर्भधारण नहीं हो पाएंगे, है ना। तो पहला अंडो उत्सर्ग की जानकारी, है ना, जानकारी होने पर क्या होना चाहिए, होने पर, है ना, मैथुन क्रिया, है ना, मैथुन क्रिया ना करें तब हो सकता है। दूसरा, है ना, कंडोम का इस्तेमाल, है ना, कंडोम का इस्तेमाल, है ना, ये क्या किया जाता है, तो पुरुषों के सीसन में, है ना, सीसन के ऊपर लगाया जाता है ना, सीसन के ऊपर लगाया जाता है, जिसके कारण से क्या होते हैं, जो सीमेंस होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो क्या हो पाते हैं, है ना, फर्टिलाइजर नहीं हो पाते हैं, निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है ना। तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, है ना, होता है कॉपर लूप या कॉपर टी, है ना, कॉपर लूप या इसको कहते हैं कॉपर टी कहते हैं। इसको क्या किया जाता है, बाई मेडिकल से, ध्यान दीजिएगा, गर्भाशय के द्वार में, है ना, गर्भाशय के द्वार में कॉपर का बना हुआ टी आकार का होता है, जिसे फीमेल के क्या होते हैं, बाई मेडिकल से गर्भाशय के द्वार पे लगा दिया जाता है, जिसके कारण से क्या होते हैं, सीमेन कभी भी ओवा से क्या हो पाता है, फर्टिलाइज नहीं हो पाता है ना। चौथा आप लिख लीजिएगा, है ना, गर्भ निरोधक गोली, है ना, गर्भ निरोधक गोली, है ना। मार्केट में बहुत सारी गोली मिलती है, जैसे माला डी हो गया, है ना, माला एन हो गया। इसे लगातार कितने, 21 दिनों तक के लिया जाता है। कितने दिनों तक के, लगातार 21 दिनों तक के। इसके अलावा आप यहीं पर मैं लिख देता हूं, सहेली होती है ना, सहेली, है ना। इसके अलावा सहेली होती है जो सप्ताह में 1 गोली, है ना, एक सप्ताह में, है ना, सप्ताह में 1 गोली लिया जाता है ना। चलिए, और तीसरा और चौथा हो गया। पांचवा मैं लिख देता हूं, नसबंधी। ध्यान दीजिएगा, नसबंधी क्या होता है, आप इसको समझिएगा। नसबंधी पहले होता है किसमें, तो पुरुषों में होता है। पुरुषों को क्या होते हैं, शुक्र वाहिका जो होते हैं, शुक्र वाहिका जो होते हैं, यानी कि जो टेस्टिस से निकल करके, है ना, आपका शुक्राशय,
शुक्राशय तक के जो ले करके जाता है शुक्राणु को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। तो शुक्रवाहिका को क्या कर दिया जाता है, जैसा आपके पिक में देख रहे होंगे, काट करके क्या कर देता है, टाई कर देता है, बांध देता है। तो ये किसमें होता है, शुक्रवाहिका को काट कर बांध देता है ना, बांध दिया जाता है, जिसके कारण से क्या होते हैं, शुक्राणु जाता ही नहीं है, तो क्या होंगे, बेबी होगा ही नहीं, गर्भधारण होगा ही नहीं। और बंध्याकरण किस में होता है, बंध्याकरण है ना, बंध्याकरण किया जाता है महिलाओं में। महिलाओं में क्या किया जाता है, जो फिलोपियन ट्यूब होते हैं यानी कि डिंब वाहिनी नली होते हैं, तो डिंब वाहिनी नली को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है ना, डिंब वाहिनी नली को क्या कर दिया जाता है, काट करके क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिसके कारण से अंडा तो उत्पन्न होता है, अंडाणु तो उत्पन्न होता है, लेकिन गर्भाशय तक पहुंच ही नहीं पाता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इन सभी क्रिया करके आप क्या कर सकते हैं, परिवार नियोजन कर सकते हैं। चलिए, परिवार का कल्याण कर सकते हैं। बच्चे दो ही अच्छे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 99 में आपका क्या है, धातु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में ऑल। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं धातु के, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि ऑल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो सबसे पहला चीज तो आप लिख लीजिएगा, धातु के बाह्यतम कक्ष में, है ना, बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 या 3, कुछ भी हो सकते हैं, कोई नहीं दिक्कत। चलिए कुछ एग्जांपल जैसे आप लिख लीजिए, आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, अर्जेंटम हो गया, ऑरम हो गया, टंगस्टन हो गया, है ना, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब आपके क्या है, धातु है ना। पारा हो गया, जो एकमात्र धातु द्रव अवस्था में रहने वाला धातु होता है। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री पाए जाते हैं, 1-2 घूमते रहता है, बेवफा की तरह होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ना। पूछेगा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता किसमें होती है, तो किसमें होती है, धातुओं में होती है। और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाता है, धनायन बनाता है। क्या बनाता है, धनायन। जिसे सोडियम आयन आपका हो गया, है ना, क्या बनाता है, धनायन हो गया, है ना। एल्युमिनियम आपका आयन हो गया, है ना, ट्रिपल आयन, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन था, तीनों को दान कर देता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे ये पूछता है कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, तो आप लिख लीजिएगा क्षारीय होता है। आप ये भी लिख लीजिएगा कि धातु, है ना, धातु जल के साथ अभिक्रिया कर, धातु जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है ना। तो जल के साथ अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और अगर यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनावेगा, लवण बनावेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो भी बन जाएगा, और अंतर भी आप लिख सकते हैं धातु अधातु में, है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आज का 100वां क्वेश्चन, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखने वाले हैं 100वां क्वेश्चंस देखने वाले हैं ना। इसमें हम लोग 101 क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। चलिए आज का 100वां क्वेश्चंस क्या दिया गया है, यौन संचारित रोग है। ए नंबर में सिफिलिस, बी नंबर में गोनेरिया, सी नंबर में एड्स और डी नंबर में ऑल। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। अब बोलेगा सर आप तो लगभग आपने 10-11 क्वेश्चन इसमें बताएं, लगभग का आंसर आपका क्या है, ऑल ही आ रहा है ना। आप क्वेश्चंस को नहीं समझिए, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप सुनने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में सोचिएगा कि हम इसे लिख लें बिना मेरा सुने हुए, तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो आप सुनने की कोशिश कीजिए, सुनने के बाद आप लिखिए, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, है ना। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं इससे संबंधित कुछ और,
एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा डी। आपसे 2 नंबर एक पूछता है कि यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन कौन से उनके लिखे हैं, तो आप लिख दीजिएगा निम्नलिखित है, तीनों का नाम लिख दीजिएगा, है ना। चलिए सबसे पहला है ना यौन संचारित रोग, है ना, यौन संचारित रोग, ये फैलता कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, यौन संबंध बनाने से, है ना, यौन संबंध बनाने से, यानी कि मैथुन क्रिया करने से। जब HW दोनों मिलेगा तभी तो ऐसा होगा, है ना। लेकिन कुछ डिजीजेस और ऐसे होते हैं जो बिना किए भी फैलते हैं, जिसे मैं उसके बारे में बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। यौन संचारित रोग, है ना, यौन संबंध बनाने से फैलता है। सबसे पहला मैं लिखता हूं सिफिलिस के बारे में, सिफिलिस के बारे में, है ना। अगर आपको डिस्क्राइब थोड़ा सा करने के लिए कह देगा तो आप कर सकते हैं। ये होता है किसमें, मेल और फीमेल, क्या होता है, दोनों में होता है। होता है किसके कारण से, तो आप जीवाणु के कारण से आप लिख दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत ना हो, नहीं भी उसका नाम लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या करता है, मुख्य जनन अंग, है ना, मुख्य जनन अंग या बाह्य जनन अंग जो कहलाता है ना, उसे उसको क्या करती है, ये प्रभावित करती है। और ये कैसा हो जाता है, लाल छल्ले इसमें पड़ जाते हैं ना, लाल छल्ले पड़ जाते हैं, है ना, जख्म की तरह लाल लाल रंग करके हो जाता है। चलिए ये क्या होता है, लगभग आपका 2 से 3 सप्ताह में, है ना, 2 से 3 सप्ताह में लक्षण प्रस्तुत करने लगता है। सप्ताह, 2 से 3 सप्ताह में लक्षण प्रस्तुत करने लगता है। दूसरा आप लिख लीजिएगा, है ना, गोनेरिया, है ना, गोनेरिया। ध्यान दीजिएगा, यह भी क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में आता है। अगर मेल और फीमेल दोनों में से किसी में से एक, तो एक ये डिजीज है जो एक क्या सेक्सुअल डिजीज है ना, इसका मतलब ये किस में रहेंगे, सेक्सुअल ऑर्गन्स में रहेंगे। तो सेक्सुअल ऑर्गन्स में किन्हीं में, दोनों में से किन्हीं में से एक का अगर हो गया है ना, तो एक दूसरे के साथ कोपुलेशन क्रिया करने के दौरान में क्या होता है, एक दूसरे में फैल सकते हैं और फैलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा तो यह भी किससे होता है, तो यह भी किससे होता है, जीवाणु से होता है। और तीसरा आप लिख लीजिएगा, एक एड्स लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, AIDS, ये किससे फैलता है, तो विषाणु से फैलता है। किससे फैलता है, विषाणु से फैलता है। ये आप इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के तो यौन संबंध बनाने से तो होता ही है, इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी एक्स व्यक्ति को अगर एड्स हो चुका है, उसके ब्लड को अगर किसी दूसरे को हमने चढ़ा दिया तो क्या होगा, उससे भी उसको फैल जाएगा। या अगर किसी फीमेल को एड्स ऑलरेडी हुआ है ना, उसके गर्भ में अगर कोई बेबी पल रहा है तो गर्भ में जो बेबी पल रहा है उसको भी एड्स होने की संभावना क्या होती है, 99% बढ़ जाती है ना। फिर उसके बाद एक व्यक्ति अगर सेविंग कराता है ना, कोई दूसरा व्यक्ति उसी ब्लड से सेविंग करवाता है तो उसके ब्लड अगर उसमें चला जाए कटने के बाद तो उससे भी हो सकता है ना। इसके अलावा फिर और क्या होता है कि इंजेक्शन अगर लिया गया, किसी व्यक्ति को एड्स हो चुका है, फिर एक ही व्यक्ति को इंजेक्शन उससे दिया गया, फिर दूसरे व्यक्ति को उसी से इंजेक्शन दिया गया है तो उससे भी फैलने की संभावना ज्यादा होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन और 101 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे और ऑब्जेक्टिव का 5 सेट हम लोग पूरा करेंगे। तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, चिप्स बनाने वाले प्लास्टिक थैली में भरी गैस होती है। ए नंबर में नाइट्रोजन, बी नंबर में हाइड्रोजन, सी नंबर में ऑक्सीजन और डी नंबर में कौन। तो चिप्स वगैरह जितने भी पैकेट होते हैं, है ना, हम लोग जो सामान लाते हैं या जितने भी मेडिसिन वगैरह होते हैं जो पैक डब्बे में पैक होते हैं या प्लास्टिक के थैलियां में पैक होती है, उनमें कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। और नाइट्रोजन गैस उस वस्तु को सड़ने गलने नहीं देता है ना, उसका भी एक वैलिडिटी होता है, ये नहीं कि जिंदगी भर आप लाइफ टाइम रख दीजिएगा तो सड़ेगा गलेगा नहीं, है ना। यानी कि कोई भी पदार्थ जो तैलीय चीज होता है या वसा वाला चीज होता है वो ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, सड़ जाता है, गल जाता है, बेस्वाद हो जाता है। तो उसमें ऑक्सीजन निकाल करके कौन सा गैस भर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर जाता है। एक बार क्या था ना कि दुकान मैंने गया तो एक दादाजी थे, बच्चे को लेकर के गए और बोले कि 5 रुपया में कुरकुरे देता है, चिप्स देता है ना, तो जितना इसमें रहता नहीं है उसमें उतना हवा भरा रहता है ना। तो हवा का मतलब हुआ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण वगैरह सभी। लेकिन
उसमें हवा नहीं होता है। क्या होता है, वो दादाजी उस समय क्या थे, गलत थे, उनको पता नहीं है दादाजी को, है ना। उसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। और हम लोग बोल भी देते हैं कि जितना इसमें कुरकुरे रहता नहीं है उतना उससे ज्यादा क्या रहता है, हवा भरा हुआ रहता है। तो वो हवा नहीं रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है। लोग यही समझते हैं कि हवा रहता है यानी कि ऑक्सीजन रहता है, उसमें रहता क्या है, नाइट्रोजन गैस रहता है। आप याद रखिएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, है ना। चलिए सबसे पहले आप ये समझिए कि विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, विकृत गंधिता क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो बसा का बना हुआ चीज, फैट का, या फिर आप कोई तैलीय चीज ले लीजिए, है ना, तेल में छना हुआ चीज, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जाती है तो उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है ना, जिसके कारण से उसमें क्या होता है, अरुचि, है ना, अरुचिकर गंध हो जाता है या बेस्वाद हो जाता है, यानी कि उसका स्वाद खराब हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं रात में और उसको छोड़ देते हैं, यूं ही छोड़ देते हैं, खासकर गर्मियों के दिन में हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, खट्टा हो गया। ये हम लोग अपनी मगहिया भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, ओरा गया है ना। तो ये क्या होता है, खराब हो जाते हैं, विकृत गंधिता हो जाता है। तो इसे दूर करने के क्या उपाय है ना, इसका उपाय क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भोजन बनाते हैं उसको फ्रीज में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, वो खराब होने से बच जाता है। हम लोग क्या करते हैं, वायुरोधी जो बर्तन होता है ना, वायुरोधी बर्तन होता है, हॉटस्पॉट्स आप देखे होंगे, है ना, हॉटस्पॉट जिसमें हम लोग रोटी रखते हैं तो रोटी क्या होती है, जल्दी खराब नहीं होती है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, धूप से दूर रखते हैं ना, धूप से क्या रखते हैं, दूर रखते हैं, तब ये बच जाता है। और हम लोग क्या चीज में इसमें मिला देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक इसमें लिखता है एंटासिड, एक होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, एसिड को दूर करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, एसिड को दूर करने के लिए, जैसे एसिड की मात्रा अगर हमारी बॉडीज में बढ़ जाती है तो उसे दूर करने के लिए हम लोग देते हैं क्या, एंटासिड देते हैं ना, एंटासिड देते हैं, यानी कि एसिड के विरुद्ध एंटी एसिड डालते हैं, यानी कि क्षारीय डालते हैं, जिसके कारण से हमारा एसिडिटी क्या होता है, दूर होता है, अम्लता दूर होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है ना, ऑक्सीकरण को दूर करना है तो एंटी ऑक्सीडेंट डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, विकृत गंधिता को दूर करने के लिए एंटी ऑक्सीडेंट डालेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, विकृत गंधिता को दूर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, और एसिड की मात्रा अगर बढ़ जाए तो एंटासिड डालते हैं। इसमें हम लोग डालते हैं किस चीज का, ध्यान दीजिएगा, एक होता है आपका BHT और एक आपका होता है ना BHA। इसका फुल फॉर्म दोनों का आप लिख लीजिएगा, है ना, ब्यूटी लेड, है ना, हाइड्रोक्सिन, और टी से हो गया आपका ट्वाइलिन, है ना, ट्वाइलिन हो गया। और BHA का मतलब होता है, आप लिख लीजिएगा, ब्यूटी लेड हाइड्रोक्सिन, है ना, और ए से हो गया एनिसॉल, है ना। और चिप्स वगैरह में जो गैस भरा होता है वो कौन सा गैस भरा होता है बाबू, तो नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। चलिए इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लोग लाइक करके जाइएगा, और अगले वीडियो में साइंस का हम लोग मिलेंगे ऑब्जेक्टिव से, और देखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आपसे पूछता है उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।